हेलो एवरीवन, इंजॉय ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 2024 चल रहा है, जनवरी का मंथ चल रहा है और जैसे मेरा भी कर्तव्य होता है, मैं भी कह देती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जैसे कि अन्य यूट्यूबरों की तरह। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज चलिए, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है शोध के चरण, फेजेज ऑफ रिसर्च। इसमें ये कुछ होता है, सुव्यवस्थित ढंग से नॉलेज लिया जाता है। आप इसको पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे अब इसको हम जानेंगे। एक होता है पीएचडी कैग, इसको आपको सीक्वेंस से लगाने के लिए भी आता है। तो आप अगर इसको आपको इसका नॉलेज हो जाएगा तो आप इसको जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसमें आता है चयन की प्रक्रिया या हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पना और शोध की रूपरेखा को आप किस डिज़ाइन को किस नंबर पे रखेंगे, कलेक्शन को किस नंबर पर रखेंगे, हाइपोथेसिस को और चयन की प्रक्रिया, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वैसे भी रिसर्च में सबसे पहले प्रॉब्लम ही आती है, तभी आप उस पर एक परिकल्पना बनाते हैं कि मुझे इस रास्ते से जाना है, ऐसे जाके मुझे यहाँ से टिकट लेना है, मुझे यहाँ कहीं भी अगर आपको पहुँचना रहता है तो आप उसके बारे में सबसे पहले परिकल्पना एक बनाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा छोटी मोटी बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। जैसे ये आपका कुछ सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया है, आप इसको अच्छे से देखिए। एक होता है पीएचडी कैग। अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, पीएचडी कैग के माध्यम से, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे पी फॉर हो गया प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, समस्या का चयन। नेक्स्ट हो जाएगा RRL। ये RRL इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसके बीच का ये कोई प्रोसीजर भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि जब तक आप RRL नहीं जानेंगे, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को नहीं जानेंगे, तब तक आप हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं। अब मैं RRL के बारे में सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ। RRL जो है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है, ये एक होता है कि जैसे पुरानी बुकें होती हैं या नई नई बुकें होती हैं, जितनी सारी बुकें होती हैं, आप जितने बुक पढ़ेंगे आपको पुराने डाटा का नॉलेज होगा और नए डाटा का नॉलेज होगा, आपको ढेर सारे नॉलेज, तो आपके अंदर एक तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। तो आप उसके माध्यम से बहुत कहीं, अगर जैसे कहीं आपको जाना है या अमेठी से आपको कहीं फैजाबाद जाना है, इस टाइम अयोध्या का निर्माण हो रहा है, देख ही रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, तो अगर आपको जाना है तो आप रोड मैपिंग बनाएंगे, तो आप बिना RRL के माध्यम से नहीं बना सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो RRL के माध्यम से जब आप बुकों को पढ़ेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे, तो फिर आप उसके माध्यम से हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं कहीं का भी। तो RRL यही करता है, संबंधित साहित्य समीक्षा। हाइपोथेसिस से हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रकल्पना का प्रतिपादन। नेक्स्ट हो जाएगा D फॉर डिजाइन, डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध की रूपरेखा। C फॉर हो जाएगा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रदत्तों का संकलन। A फॉर हो जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रदत्तों का विश्लेषण। G फॉर हो जाएगा जनरलाइजेशन, जिसको सामान्यीकरण बोला जाएगा हिंदी में, और निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। ये सबसे लास्ट का प्रोसीजर होता है। ये जैसे मैंने दिखाया 5-6 प्रोसीजर है, ये मुख्य होते हैं इसके, लेकिन अगर शोध की प्रक्रिया में देखा जाएगा तो उस तरह से किताबों में आपको 17-18 प्रोसीजर इसके सारे मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है वो सब, लेकिन ये जो मुख्य होते हैं ये मुख्य वाले आते हैं, क्योंकि और जो होते हैं अभी मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगी, इन्हीं के मध्य में, इन्हीं के बीच में आते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड होते हैं और इन्हीं के कई सारे खंड होते हैं, तो वो इन्हीं के उसमें आके वो अपना 17-18 कंप्लीट कर लेता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोट में। चलिए जानते हैं सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, समस्या का चयन। ये हमारा फर्स्ट फेजेस है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा समस्या की पहचान करना, समस्या का चयन करना, समस्या की परिभाषा, समस्या का सीमांकन
और समस्या की व्यवहारिकता, ये 5 प्रोसीजर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। और 6 मैंने पहले बताया, तो ये 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए समस्या का चयन, आपके पास एक समस्या है, एक टॉपिक है, टॉपिक को टॉपिक ना बोल करके आप इसको प्रॉब्लम बोलेंगे, जिसको समस्या कहेंगे। आप इसको समस्या कहेंगे। आप जैसे कहीं रिसर्च करने जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, एक समस्या रहती है जिसमें से आपको समझ में नहीं आता है कि आपको रिसर्च किस पे करना है। लेकिन जब आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे जब आप कहीं रिसर्च करने जाते हैं तो आपके पास समस्या रहती है, तो आपको उसमें से समझ में नहीं आता है कि आपको रिसर्च किस पर करना है। जब आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आपको किसी जिले पर रिसर्च करना है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको किसी जिले पर रिसर्च करना है, भारत के जिले पर। तो आप जिला आप अपना ही खोजेंगे। तो जब आप अपना जिला ही लेंगे, तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के जिले से हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। तो हम पूरे 75 जिलों पर तो रिसर्च कर नहीं सकते हैं, ना करेंगे अकेले। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसमें से कुछ जिलों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या हो गया, ये हमारी समस्या की पहचान हो गई। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। जब हम जिलों में से कुछ जिलों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारी समस्या का पहचान हो जाता है। अब हमको इसमें से सिलेक्ट करना है। अब हम अपनी समस्या का क्या करेंगे, चयन करेंगे। चयन करने के लिए हम इसमें से हमने एक जिला अपने लिए चयनित कर लिया, इलाहाबाद को। अब हम इलाहाबाद के लिए जानेंगे। सबसे पहले हमने पहचान किया, जिलों में से 75 जिले थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, समस्या थी, जिसमें से हमने पहचान किया इतने सारे जिलों का। अब अभी भी हमको सिर्फ एक ही जिले पर रिसर्च करना है, हमको इतने सारे जिले पर रिसर्च नहीं करना है। तो इसमें से हमने एक जिला रिसर्च किया इलाहाबाद पर, तो हम इलाहाबाद के बारे में रिसर्च करेंगे। तो ये हो गई हमारी चयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे समस्या की पहचान पर। अब हम अपनी समस्या को क्या करेंगे, पहचान हो गया, चयन हो गया, परिभाषित। हम अपनी समस्या का क्या करेंगे, परिभाषा करेंगे, परिभाषित करेंगे अपनी समस्या को। देखिए हम इलाहाबाद को अगर हमको परिभाषित करना है तो हम सबसे पहले इसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांटेंगे। तो जैसे हम कहेंगे कि इलाहाबाद जो है वो मुंडेरा, उत्तर में मुंडेरा से लेकर दक्षिण में नैनी तक, और पश्चिम में फाफा मऊ से लेकर के पूरब में झूसी तक। क्या कहते हैं, हाँ, अब ये हमारा समस्या क्या हो गई, हमारी समस्या परिभाषित हो गई। हमने कहा कि इलाहाबाद जो है वो उत्तर में मुंडेरा से लेकर दक्षिण में नैनी तक और पश्चिम में फाफा मऊ से लेकर पूरब में झूसी तक फैला हुआ है। हमने क्या कर दिया, इसको परिभाषित कर दिया। जब हमने इसको परिभाषित कर दिया, अब क्या हो गया, परिभाषित करने से इसके सीमा का अंकन हो गया, विस्तारित, इसके विस्तार का पता चल गया कि ये यहाँ से यहाँ तक फैलाव है इसका। तो क्या हो गया, इसके सीमा का अंकन भी हो गया। तो हमारी समस्या का सीमा का अंकन हो गया। जब आपके समस्या का सीमांकन हो गया तो चीजें क्या हो गई, ये व्यवहारिक हो गई। जब आपके सीमा का अंकन हो गया तो चीजें आपकी क्या हो गई, व्यवहारिक हो गई। तो आपसे क्या हो गया, आपके रिसर्च का उद्देश्य जो है वो निर्धारित हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रकल्पना का प्रतिपादन। हाइपोथेसिस, जैसे किसी चीज़ का हम माइंड मैपिंग बनाते हैं। जैसे हम अमेठी में बैठे हैं और हम यहाँ से माइंड मैपिंग कर रहे हैं, हमको अयोध्या जाना है, तो हम सोचेंगे कि कैसे हम अयोध्या पहुँचेंगे।
हम यहाँ से अगर कई रास्ते हैं आप जा सकते हैं, यहाँ से जगदीशपुर मुसाफिर खाना होते हुए फिर आप कुमारगंज से आप डायरेक्ट फिर फैजाबाद के नाका पर, नाका से फिर आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पे वो अयोध्या, फिर जाएंगे सीधा वहाँ पर जाएंगे, या फिर आप यहाँ से अमेठी से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो आप जैसे आप फिर यहाँ से पहले सोचेंगे, अगर कोई आपसे पूछने आया है कि अयोध्या कैसे जाएं, तो आप उसको ऐसे बताएंगी आप यहाँ से ये बस पकड़ लीजिए या ये ट्रेन पकड़ लीजिए, आप फिर वहाँ आप डायरेक्ट आप वहाँ पहुँचेंगी, अयोध्या पहुँचेंगी, फिर वहाँ पे आप जब स्टेशन पे उतरेंगी तो आप वहाँ से आप अयोध्या के लिए बोलेंगी तो आपको डायरेक्ट अयोध्या पहुँचा देगा। या आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगी, आप किसी से पूछेंगी कि मेरे पास एक समस्या है, मुझे दिल्ली जाना है एग्ज़ाम देने, तो मैं कैसे जाऊँ, चांदनी चौक के इस स्कूल में मेरा एग्ज़ाम है। तो आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ से टिकट पकड़िए और दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़िए, फिर आप वहाँ से टिकट लेके दिल्ली के ट्रेन के लिए पकड़ेंगे और आप डायरेक्ट चांदनी चौक पहुँचेंगे। वहाँ से आप एक रिक्शा करेंगे, रिक्शा करके आप डायरेक्ट अपने स्कूल या कॉलेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस, ये माइंड मैपिंग एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोथेसिस परिकल्पना, जिसको आप सोच लें। आप बैठे यहीं पर हैं लेकिन आप सोच दिल्ली के बारे में रहे हैं, ये क्या है, एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। तो आप देखिए हाइपोथेसिस के बारे में, दो या दो से अधिक चरों के संबंध को, जब दो या दो से अधिक चर होते हैं, दो या दो से अधिक चरों के संबंध को बतलाते हुए समस्या का जो संभावित समाधान होता है उसे परिकल्पना कहते हैं। जैसे एक आप तुरंत वहाँ तो पहुँच नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक जैसे आप यहाँ से मैपिंग कर ले रहे हैं तो आपको जाने में आसानी होगी, एक संभावना आप क्रिएट कर ले रहे हैं कि एक संभावित समाधान जो है आपको मिल जा रहा है, तो इससे ये आप अनुमान कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे प्रकल्पना जो होती है वो शोध की आत्मा कहते हैं, परिकल्पना को शोध की आत्मा कहते हैं। और किसी भी प्रकल्पना या परिकल्पना का निर्माण अपनी मर्जी से नहीं होता है। ये जब आपके पास एक समस्या आती है तब आप उसको सॉल्व करने के लिए आप अपना माइंड चलाते हैं, आप परिकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस। तो इसके लिए आपको RRL की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या आप करते हैं, आप इसके लिए RRL की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य समीक्षा, तो आपको इसके लिए RRL की आवश्यकता पड़ती है, कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा RRL। तो प्रकल्पना के लिए RRL की आवश्यकता पड़ती है और ये अपनी मर्जी से नहीं होता, ये शोध की आत्मा होती है। चलिए जानेंगे डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध की रूपरेखा। इसमें बहुत ज़्यादा ये खास नहीं होता है, लेकिन शोध की जो रूपरेखा होती है, एक डिज़ाइन उसका होता है, मैपिंग, उसको तैयार किया जाता है। जैसे शोध के लिए क्या किया जाता है, डिज़ाइन, शोध कैसे होगा, सबसे पहले इसमें योजना बनाई जाएगी कि शोध कैसे होगा, सोचा जाएगा। नेक्स्ट कितने टॉपिक में बांटेंगे, किन किन विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। एक जो होता है कि किसी कार्य के पहले आप एक योजना बनाते हो तो डिज़ाइन आपका वही से रिलेट हो जाएगा। जैसे इसमें ही आ जाता है कि आपका सैम्पलिंग आ जाएगा, आपका डिजाइन ऑफ रिसर्च में शोध की रूपरेखा में ही आपका सैम्पलिंग आ जाएगा, जिसको न्यायादर्श बोलते हैं। सैम्पलिंग जैसे इसको मैं आपको बहुत डिटेल में आगे समझाऊंगी, इसी के में ही आ जाता है सैम्पलिंग जो होता है। जैसे इसमें आपको बताया जा रहा है कि शोध कैसे होगा, कितने टॉपिक में होगा, किन किन विधियों का प्रयोग होगा, तो इसके लिए आपको सैम्पलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको कहीं रिसर्च करना है किसी चीज़ पे, तो आप सैम्पलिंग का कैसे सहारा ले लेंगे, न्यायादर्श जिसे बोलते हैं। जैसे कहीं की संख्या बहुत ज़्यादा, जिसको जनसंख्या बोली जाएगी, वहाँ की कुल जो पूर्ण रूप से जो संख्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी, जैसे कहीं की जनसंख्या है 10 लाख या 5 लाख ऐसे, तो आप सब पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं, आप उसमें से थोड़ा सा एक सैंपल ले लेंगे, जिसको नमूना बोलते हैं, तो उसी को सैम्पलिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ की संख्या कितना है, 10 लाख है,
तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई, ये जनगणना हो गई, आपकी जनसंख्या हो गई पूरी। आप इसमें से 100 एक नमूना ले लिए, एक सैंपल ले लिए 100 संख्या, तो आप 100 पर ही रिसर्च कर सकते हैं, 10 लाख पर तो रिसर्च कर नहीं सकते हैं। या फिर आप कहीं जैसे इलाहाबाद की जनसंख्या ले लिए या फैजाबाद की जनसंख्या ले लिए, तो 5 लाख 10 लाख जैसे भी कुछ भी है, अगर वहाँ पे आप सब एक एक इंसान पर तो सैंपल कर नहीं सकते हैं, तो आप उसमें से 100 टॉपिक ले लिए या 100 लोगों को ले लिए, तो आप 100 लोग पर रिसर्च कर सकते हैं। आप 100 लोगों से पूछ के आप अपना एक ब्यौरा तैयार करके आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं आराम से। जैसे आप कुकर में चावल पकाते हैं, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं, चेक करेंगे कि आप कुकर से सारा चावल निकाल के सारा दबा दबा के देखेंगे कि पका है या नहीं। आप थोड़ा सा ही उसमें से निकालेंगे और फिर उसको दबा के देखेंगे कि चावल पका है या नहीं। तो जो आप निकाल के थोड़ा सा देखते हैं वही उसका क्या होता है, एक सैंपल होता है, एक सैंपल ले लिया जाता है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, अभी आप ऐसे इसको जानिए। नेक्स्ट आ जाएगा शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। इसी के माध्यम से डिजाइन में किसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, शोध के उद्देश्य की। शोध के इस सोपान में शोध के लिए प्रारूप तैयार किए जाते हैं और इसके लिए एक प्रारूप भी तैयार किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रदत्तों का संकलन। जैसे डेटा से आप लगा रहे होंगे संख्यात्मक, हाँ ये संख्यात्मक तो होता है, लेकिन इसके जगह पर इसको संख्या में नहीं व्यक्त किया जाता, इसको सूचनाओं का इसमें संकलन होता है। डेटा का तो एक संकलन होता ही है, इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इसमें सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है रिसर्च करने के लिए, और आंकड़ों का संकलन होता है इसमें। और जैसे इसमें डेटा का संकलन करेंगे, एक प्राथमिक डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक डेटा होता है। प्राथमिक डेटा आप जैसे समझेंगे, ये आपका प्राथमिक डेटा है और ये द्वितीयक डेटा है। तो इसमें प्रदत्तों का संकलन कैसे आप करेंगे, देखिए अगर आपको प्राथमिक डेटा के बारे में पता करना है, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आगरा का ताजमहल है, आपको इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। जैसे आपको रिसर्च करना है ना, आपको रिसर्च करना है, तो आपको प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा को अलग अलग भागों में विभाजित करके बताना है, ये आपको करना है। तो आपके पास समस्या, आपके टॉपिक है क्या, आगरा का ताजमहल, आपको इसके बारे में क्या लेना है, जानकारी लेनी है। आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है। जब यह जानकारी आप स्वयं आगरा जाएंगे, आप स्वयं जाके आगरा में और उसको देख के वहाँ पर निरीक्षण परीक्षण करके आप तब जानकारी वहाँ के बारे में इकट्ठा करते हैं। वहाँ का पत्थर क्या है जो संगमरमर से बना है, और क्या उसका ऐतिहासिक विवरण रहा है, क्या मतलब हर चीज़ें क्यों स्थापित हुआ है, कौन किसने इसका निर्माण करवाया, किसने इसको कंप्लीट करवाया, हर चीज़ जो भी है उसका सब अगर आप स्वयं जाके वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक डेटा हो जाएगा। ये आपका प्राथमिक डेटा हो जाएगा और मौलिक भी हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें ओरिजिनलिटी आ जाएगी। वही आप अगर दूसरों के माध्यम से या किताबों से या टीवी या किसी चीज के माध्यम से आप लेते हैं जानकारी, आप किसी दूसरे चीज के माध्यम से जानकारी लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक डेटा। ये आपका दूसरा आंकड़ा हो जाएगा, द्वितीयक डेटा हो जाएगा, और ये प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा आपका। तो आपको प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप इसी से ही आंकड़ों का, प्रदत्तों का संकलन करेंगे और अपना रिसर्च करेंगे और अपनी समस्या का हल ढूंढ लेंगे, निष्कर्ष तक आ जाएंगे। लेकिन अभी आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो PhD कैग होता है ना, तो अभी तो PhD D तक डिजाइन तक हो गया था, अब CAG कैग चल रहा है, तो C फॉर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा।
अब ए बच रहा है और जी बच रहा है। ए फॉर हो जाएगा एनालिसिस, जी फॉर हो जाएगा जनरलाइजेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रदत्तों का विश्लेषण। इसमें छोटी छोटी चीजों को विश्लेषण में से वैसे भी होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का हिस्सों में बांट कर उसको एक उसके बारे में नॉलेज लेना। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए की जानकारी लेते हैं बस, और इसमें कुछ नहीं है। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का एनालिसिस करते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा जनरलाइजेशन, निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। इसमें निष्कर्षों प्राप्त करते हैं, इसमें निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं और उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। एनालिसिस डेटा का जो है वो एनालिसिस सांख्यिकी के माध्यम से करते हैं। छोटी छोटी चीजों की जानकारी लेते हैं, प्रदत्तों का विश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जनरलाइजेशन, निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण, जिसमें निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं, नेक्स्ट उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे आपके टॉपिक में हाइपोथेसिस जो मैंने बताया था ऊपर परिकल्पना में, उसको मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप आता, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसको आपको डिटेल में अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा था, अब आगे हम हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे। एक परिकल्पना जिसको हम सोचते हैं, जिसके बारे में, उस इससे इसका तात्पर्य हो जाता है। अब हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये कई प्रकार की भी होती हैं। देखिए, शोध की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक चरों के संबंध को बतलाते हुए समस्या का जो संभावित समाधान होता है वही प्रकल्पना कहलाती है। इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक चर होते हैं, उनके संबंधों को बतलाते हुए उनकी समस्या का एक संभावित समाधान निकालते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, परिकल्पना। जैसे दो चर, आप एक बालक और एक बालिका की उपलब्धि को ले सकते हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, जैसे या फिर आप जैसे मैंने बताया था कि एक लड़की है या आपको दिल्ली जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे कि मुझे वहाँ मैं कैसे जाऊँ, तो वो आपको बताएगा कि आप यहाँ से एक ट्रेन पकड़ेंगी, फिर आप वहाँ चांदनी चौक उतरेंगी दिल्ली में, वहाँ से आप टैक्सी वाले को बोलेंगी कि मुझे इस फला स्कूल में जाना है, तो वह आपको वहाँ पर ले जाके उतार देगा। तो ऐसे ही इसका मैपिंग बनाया जाता है हाइपोथेसिस का, आप जानेंगे। नेक्स्ट अब हम जानेंगे हाइपोथेसिस के प्रकार, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे हाइपोथेसिस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस जो है उसको हिंदी में कार्यकारी परिकल्पना बोलते हैं। नेक्स्ट नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, अल्टरनेटिव वैकल्पिक परिकल्पना। तो आपको इस थोड़ा बहुत अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं उसको आपको अच्छे से विस्तारित करूंगी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और मैं हाइपोथेसिस परिकल्पना, जैसे मैंने भी बताया कि 3 प्रकार की होती है। कार्यकारी परिकल्पना जिसको वर्किंग हाइपोथेसिस बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको वैकल्पिक परिकल्पना बोलते हैं। अब इसमें एक टॉपिक दिया होता है, जैसे बालक और बालिका के उपलब्धि का अध्ययन किया। इस हाइपोथेसिस के माध्यम से ही
बालक और बालिका, ये आपके चर भी हो सकते हैं। बालक और बालिका के उपलब्धि का अध्ययन किया जाता है। बालक की उपलब्धि बालक से, बालिका की उपलब्धि बालक से अच्छी बताई जाती है। कभी कभी बालक तथा बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर बताया जाता है। कभी बालक और बालिका की उपलब्धि बराबर बता दी जाती है। ये हो जाता है। अब ये सब आपको आगे समझ में आने वाला, आप इसको ऐसे नोट करते चलिए, आपको सब समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन भी बनता है, शोध में निर्मित होने वाली परिकल्पना। जब आप आगे भी इसको हाइपोथेसिस को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। शोध में निर्मित होने वाली परिकल्पनाएं कौन सी हैं? RRL के द्वारा कौन सी परिकल्पना का निर्माण होता है? कार्यकारी परिकल्पना में क्या होता है या कैसी होती है? आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जैसे हमने आपको 3 परिकल्पनाएं बताई थी, कार्यकारी परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है ये कैसी होती है? ये सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस ये हमारी कार्यकारी परिकल्पना होती है, ये सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। शून्य परिकल्पना जो होती है ये भी सत्य होती है और असत्य भी हो सकती है। वैकल्पिक जो होती है ये हमेशा सत्य होती है, ये गलत नहीं हो सकती है। और शून्य से हमारा हो जाएगा ये 0 से होता है। जब दोनों में बालक और बालिका के उपलब्धि में कोई अंतर नहीं पाया जाता या महिला और पुरुष के जनसंख्या में कोई अंतर नहीं पाया जाता है तो वहाँ पे परिकल्पना क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे असत्य होने पर, जब परिकल्पना हमारी असत्य हो जाती है तो क्या हो जाता है? तभी शून्य परिकल्पना का निर्माण होता है। नहीं तो हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी शून्य परिकल्पना का निर्माण करने के लिए? जब हमारी कार्यकारी परिकल्पना जो है वो शून्य हो जाती है तो असत्य हो जाती है। जब हमारी कार्यकारी परिकल्पना जो है वो असत्य हो जाती है तो हमको शून्य परिकल्पना की करने का निर्माण परिकल्पना बनती है। तब सत्य हुई तो शून्य परिकल्पना नहीं बनेगी। नेक्स्ट आ जाएंगे ऐसी परिकल्पना जो शोध में RRL से बनती हो उसे क्या बोलते हैं? कार्यकारी परिकल्पना। इस पे ध्यान दीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ऐसी परिकल्पना है जिसमें RRL के द्वारा परिकल्पना बनती है, तो वो कार्यकारी परिकल्पना हो जाएगी। तो ये इतना हो गया आपका। जैसे आप कार्यकारी परिकल्पना में आप रिसर्च करेंगे महिला की जनसंख्या पर और पुरुष की जनसंख्या पर, तो आप लिखेंगे कि 2015 का आंकड़ा इकट्ठा किया, आपने डिज़ाइन बनाया और कलेक्शन किया डाटा का। तो आपने 2015 का और 2017 का 2 साल का आपने करेक्शन किया और कलेक्शन करके आप इस पर रिसर्च करते हैं। तो आप देखते हैं कि 2015 में महिला की संख्या जो है वो पुरुष की संख्या जो है वो महिला की संख्या से अधिक है। और फिर 2017 में आप देखते हैं कि पुरुष की संख्या जो है वो महिला की संख्या से अधिक है। तब आप इसको चेक करने के, आपको लगता है कि हमारी परिकल्पना सही है, लेकिन आप इसको चेक करने के लिए शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं। जब शून्य परिकल्पना अगर आप इसमें कोई अंतर ना पाते तब आपकी ये कार्यकारी परिकल्पना जो होती है वो सत्य हो जाती है। लेकिन जब आप 2017 तक का आंकड़ा चेक करते हैं, लेकिन जब वही 2020 का आंकड़ा आ जाता है तो शून्य परिकल्पना लागू हो जाती है। जब शून्य परिकल्पना लागू हो जाती है तो ये भी क्या होती है? सत्य होती है और असत्य भी हो सकती है। जब यह असत्य हो जाती है तो वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण होता है। जब यह सत्य हो जाती है तो वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण नहीं होता है। इसका कई नाम है, अन्य नाम इसके शून्य परिकल्पना, रद्द परिकल्पना, रिक्त परिकल्पना और निराकरणीय और नल परिकल्पना, इसके अन्य नाम हैं। आप इसको देख लीजिएगा। तो जैसे आप शून्य परिकल्पना का जब निर्माण करते हैं, जब कार्यकारी परिकल्पना आप रिसर्च करते हैं, इसको चेक करने के लिए आप शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं।
शून्य परिकल्पना का निर्माण जब करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ तक 17 तक तो आपने कार्यकारी परिकल्पना में निर्माण किया ही था, लेकिन जब 2020 का डेटा देखते हैं आप, तो इसमें देखते हैं महिला और पुरुष की संख्या बराबर हो जाती है। जब आपका महिला और पुरुष की संख्या इसमें बराबर हो जाती है तो आपकी कार्यकारी परिकल्पना क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, ये सत्य नहीं रह जाती है, इसका डेटा गलत हो जाता है। तो ये आपका शून्य परिकल्पना जो है ये सत्य हो जाती है और कार्यकारी परिकल्पना क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है। लेकिन अब बात हम आगे करेंगे, जैसे शून्य परिकल्पना हम पढ़ रहे हैं, जब हमारा डेटा इसमें बराबर हो जाता है 2020 के आंकड़े तक, जैसे जैसे साल गुजरता है फिर से रिसर्च होता है, तो हम देखेंगे वैकल्पिक परिकल्पना होती है तीसरी। वैकल्पिक परिकल्पना असत्य हुई तो कोई परिकल्पना नहीं बनेगी। पहली बात तो शून्य परिकल्पना पर रिसर्च करना ही नहीं चाहिए, गलत बात होती है, लेकिन इसको चेक करने के लिए वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना असत्य हुई तो कोई परिकल्पना नहीं बनती है। वैकल्पिक परिकल्पना पर हमेशा सत्य होती है। जैसे मेल और फीमेल, आपने 15 से 17 तक कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण किया था, 20 में आके आपने शून्य परिकल्पना पर रिसर्च किया, तो ये परिकल्पना कार्यकारी परिकल्पना आपकी असत्य हो गई थी। जब आपने फिर आगे इसको चेक करने के लिए, नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण होता है, तो 2022 का डेटा का संकलन होता है। जब 2022 के डेटा का संकलन होता है तो इसमें वैकल्पिक परिकल्पना जो होती है, पुरुषों की संख्या इसमें 85 और महिलाओं की संख्या 90 हो जाती है। तो देखिए इसमें भी अंतर आ जाता है। जब वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण होता है 2022 के डेटा में 2 साल बाद, तब इसमें देखिए अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है आपकी बराबर हुई रहती है, इसके वजह से आपका शून्य परिकल्पना जो है ये भी असत्य हो जाती है। जब आपकी शून्य परिकल्पना असत्य हो जाती है तो क्या होता है, वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण हो जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना का अगर निर्माण हो गया तो अगर अब इसके बाद अब इस पर परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि अगर आप परीक्षण करेंगे फिर से यही डेटा निकल के आएगा। तो वैकल्पिक परिकल्पना क्या होती है, इस पर ये हमेशा सत्य मान ली जाती है, इस पर परीक्षण नहीं, इस पर रिसर्च कर दिया जाता है। यहीं पर जो डेटा आपको निकल जाता है इसी पर आप रिसर्च कर लेते हैं और ये कभी गलत नहीं होती, ये हमेशा सत्य होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसमें और प्रोसीजर बाकी है, आपको इतना समझ में आ गया हो तो आप इसको अपने नोट में नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। जो हमने आपको बताया शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, जब संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो शून्य परिकल्पना हो जाती है। तो जो शून्य परिकल्पना होती है इस पर रिसर्च करना अच्छी बात नहीं होती है। क्या मैंने कहा, जो शून्य परिकल्पना होती है उस पर रिसर्च करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जब उस पर रिसर्च होता है तो उसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसको एरर बोलते हैं। तो जब शून्य परिकल्पना पर रिसर्च होता है तो उसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसको टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं। जैसे जब शून्य परिकल्पना सत्य हो और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, जब शून्य परिकल्पना जो होती है वो सत्य होती है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या अल्फा त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, जब शून्य परिकल्पना असत्य हो और उसे स्वीकार कर लिया जाए, जब शून्य परिकल्पना क्या हो, असत्य हो और उसे स्वीकार कर लिया जाए तो इससे बीटा एरर उत्पन्न हो जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि आपका लास्ट हाइपोथेसिस है दिशात्मक और गैर दिशात्मक परिकल्पना। जैसे इसमें एक वक्र का निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसे सामान्य प्रायिकता वक्र बोलते हैं। इसमें ये जो होता है बीच का, ये शून्य होता है, इसका मान इधर माइनस हो जाता है, इसका प्लस हो जाता है, सॉरी इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। जैसे अगर इस कार्यकारी परिकल्पना जो है इसमें हम देख रहे थे पुरुषों की संख्या ज़्यादा महिलाओं की संख्या कम, तो इसमें क्या है घट बढ़ के आ रहा है।
तो ये माइनस हो जा रहा है, ये माइनस हो जा रहा है, तो इसको हम किस इधर के साइड में लिख दिए प्लस के साइड में, और वैकल्पिक परिकल्पना में भी यही आ रहा है तो हमने इधर लिख दिया। और माइनस से हमारा मतलब है कि शून्य तो जीरो में आएगा ही, शून्य की तरफ ही लिखा जाएगा। ये 2 टेल्ड होता है और ये 1 टेल्ड होता है, क्योंकि इसमें एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि एक में अंतर है। लेकिन जो शून्य परिकल्पना होती है इसमें दोनों बराबर हो जाता है। जब दोनों बराबर हो जाता है तो ये दोनों तरफ लिखा जा सकता है, ये माइनस में भी और प्लस दोनों में भी लिखा जा सकता है। शून्य परिकल्पना जो है इसको द्विपक्षीय परिकल्पना कहते हैं। द्विपक्षीय परिकल्पना 2 टेल्ड होता है, दोनों तरफ लिखा जाता है, और इसका मान क्या हो जाता है, माइनस में शून्य परिकल्पना होता है। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अच्छी परिकल्पना की विशेषता क्या होती है, उपर्युक्त हल होना चाहिए, स्पष्टता उसमें आनी चाहिए, वह सरल होना चाहिए, सत्यापनीय होना चाहिए, विनिर्दिष्टता होनी चाहिए, और मितव्ययता होनी चाहिए, कम खर्चीली वाली। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक पुच्छिए 1 टेल्ड परिकल्पना और दिशात्मक परिकल्पना में कौन कौन से परिकल्पना हाइपोथेसिस बनती है। तो आप सीधा सीधा आप आ जाएगा कार्यकारी परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना और शून्य। तो उसमें से कार्यकारी और वैकल्पिक परिकल्पना सही हो जाएगी, शून्य परिकल्पना गलत हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया कि गैर दिशात्मक परिकल्पना द्विपक्षीय जो होता है, जिसको 2 टेल्ड बोलते हैं, इसमें कौन सी परिकल्पना आएगी, तो इसमें शून्य परिकल्पना आ जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सैम्पलिंग देखेंगे, जिसको न्यायादर्श बोलते हैं, उसको हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। और ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको नोट कर लीजिए।